टू सुजीत एजुकेशन पॉइंट्स नवादा। और आज आपके लिए एक नया सेट लेकर आए हैं जो क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, दिल्ली परिवहन की बसों में प्रयुक्त सीएनजी का प्रमुख घटक है। दिल्ली परिवहन बसों में प्रयुक्त सीएनजी और बायोगैस का प्रमुख घटक मीथेन होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सूर्य से जो प्रकाश ऊर्जा विकसित होती है, ऊर्जा का स्रोत है आपका नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, हाइड्रोजन नाभिकों का संलयन, हीलियम नाभिकों का संलयन। तो ये जो सूर्य से जो प्रकाश ऊर्जा विकसित होती है, ये हाइड्रोजन नाभिकों का संलयन होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नांकित में ऊष्मा शैलीय अभिक्रिया कौन सी है। मतलब कौन सी अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, मतलब ऊष्मा उत्पन्न होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जब हाइड्रोजन और आयोडाइड आपस में अभिक्रिया करेगी तो लगभग 11.82 कैलोरी जो है कि एनर्जी आपको निकलेगी, या ऊष्मा के साथ ये अभिक्रिया घटती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संतुलित निम्न में कौन संतुलित प्रतिक्रिया नहीं है, मतलब कौन बैलेंस इक्वेशन नहीं है। तो बैलेंस का मतलब होता है कि जो एरो का निशान दिख रहा है उसके लेफ्ट साइड जितने भी आपका एलिमेंट है, एरो के राइट साइड उतना ही एलिमेंट होना चाहिए, तो वो आपका बैलेंस होता है। तो इसमें कह रहा है कौन बैलेंस नहीं है। तो देखिए, तो इसमें आयरन 1 है और इसमें एक आयरन है, इसमें भी एक आयरन है। इसमें देखिए तो क्लोरीन 2 है और इसमें आपका क्लोरीन 3 है। तो ये बैलेंस है नहीं है। तो वही पूछ रहा है कि कौन सा आपका रासायनिक सूत्र है जो कि बैलेंस नहीं है, कौन सा इक्वेशन बैलेंस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में कौन अम्ल है। कौन अम्ल है। कैल्शियम ऑक्साइड ये अम्ल नहीं है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये भी आपका अम्ल नहीं है। NaCl इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, ये आपका लवण है। क्या है, लवण है। ये भी आपका अम्ल नहीं है। और HCl ये आपका क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यही आपका क्या है, अम्ल है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सही है। Na2CO3 5H2O, Na2CO3 10H2O, Na2CO3 7H2O, Na2CO3 2H2O, ये आपका गलत है। ये भी आपका आयरन के FeSO4 होता है, 7H2O होता है। ये भी आपका CuSO4 होता है, 5H2O होता है, ये भी गलत है। Na2CO3 10H2O ये आपका धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए, अम्ल का पीएच मान होता है, तो ये आपको बहुत बेहतर ढंग से समझाए थे कि अम्ल का पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है, 7 से अधिक जो होता है ये क्षार कहलाता है, 7 के बराबर जो होता है वो आपका उदासीन कहलाता है। तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार आपका क्या हो जाएगा, अम्ल का पीएच मान 7 से कम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व कहलाते हैं। आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व क्या कहलाते हैं, ये आपका अधातु कहलाते हैं। और बाईं ओर रखे गए तत्व क्या कहलाता है, ये आपका धातु कहलाता है। तो आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व क्या कहलाता है, आपका अधातु कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि किस ब्लॉक के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं। तो डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, संक्रमण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मतलब कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर आ जाए कि किस ब्लॉक के तत्व संक्रमण होते हैं, तो डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, संक्रमण होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, अधातु के ऑक्साइड होते हैं। तो अधातु के ऑक्साइड आपका अम्लीय होते हैं।
यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, लेकिन धातु के ऑक्साइड अगर आ जाए तो आपका ये हो जाएगा क्षारीय होते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है अधातु के ऑक्साइड होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, अम्लीय होते हैं। कैसा होते हैं, अम्लीय होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है। तो एल्युमिनियम का जो निष्कर्षण होता है वो आपका कार्बन अवकरण, विद्युत अपघटन, एल्युमिनियम साइनाइड नहीं, विद्युत अपघटन के द्वारा एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है। कह रहा एंटीमनी क्या है, तो एंटीमनी एक उपधातु है। ये सब में टाइम नहीं लीजिए, ये सब सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा स्टेनलेस स्टील किन धातुओं का मिश्रण है, तो इसके लिए हम एक ट्रिक दिए थे, फिकोनी। इस ट्रिक से आप स्टेनलेस स्टील का मतलब कि मिश्रण धातु को बता सकते हैं। Fe फॉर आयरन, CO4 आप बता सकते हैं कोबाल्ट, Ni फॉर निकेल। तो इसमें देखिए तो दिया है निकेल यहाँ कोबाल्ट नहीं, क्रोमियम दे दिया है, क्रोमियम। फिकोनी, FeCONi, निकेल तो है नहीं, तो यहाँ आपका हाँ निकेल है, और कोबाल्ट नहीं है, क्रोमियम है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ये 3 धातुओं का मिश्रण होता है, निकेल, कोबाल्ट और आपका आयरन, 3 धातुओं का मिश्रण होता है। चलिए कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक रबर का बहुलक है, प्राकृतिक रबर का बहुलक है, तो ये होता है आपका आइसोप्रीन का होता है। प्राकृतिक रबर जो किसका बहुलक होता है, तो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। ये मोनोमर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है, तो ये 4 होती है। कार्बन यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितने होते हैं, 4 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साबुन है सोडियम एसीटेट C5H10COOS सोडियम एसीटेट, तो ये जो हो जाएगा सोडियम एसीटेट हो जाएगा। साबुन एक तरह सा धोवन सोडा है ना, तो धोवन सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2O। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वह कौन सा प्रक्रम है जिनके द्वारा शरीर ऊर्जा का उत्पादन होता है। वह कौन सा प्रक्रम है, कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पन्न होता है, तो ये प्रक्रम क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। श्वसन के दौरान ही आपको शरीर में एनर्जी मिलती है, क्योंकि श्वसन से आपको ऑक्सीजन जो है कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है, तो ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड जल और इन द फॉर्म ऑफ ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में आपको एनर्जी मिलती है। तो ये किस दौरान होती है, तो ये श्वसन के दौरान होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कारक जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, मतलब कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, तो एक चीज़ हम बताए थे आपको, कहानी में भी समझाए थे कि जब अमीर व्यक्ति किसी गरीब के यहाँ जाते हैं तो ज़बरदस्ती घुस जाते हैं। मतलब कहने का मतलब उसके पास डर नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। मतलब अगर जवाब दिए, पूछे, 1-2 बार चिल्लाए नहीं तो ऑटोमेटिक घुस जाते हैं। लेकिन यही अगर गरीब आदमी है किसी अमीर के यहाँ जाते हैं तो जाने से पहले 4 बार आवाज़ देते हैं। अगर आवाज़ कहाँ जवाब आया तो जाते हैं, वरना वहाँ से लौट के चले जाते हैं। तो यहाँ जो है अमीर आदमी गरीब के यहाँ जाता है तो ज़बरदस्ती घुस जाता है, मतलब अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। तो यहाँ कह रहा है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में, हवा एक विरल माध्यम है, कांच आपका सघन माध्यम है, तो हवा से जब कांच में प्रवेश करेगी तो क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, मतलब अभिलंब के निकट हो जाएगी। चलिए ये आपको बहुत बेहतर ढंग से थ्योरी में समझाएं। अगर नहीं पता है तो जा कर के प्रकाश का परावर्तन बाय सुजीत सर, और चैनल का नाम है सुजीत एजुकेशन पॉइंट्स, इस पे जा कर के देखिएगा तो सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्य प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण होता है किस उस उपकरण से संभव है। तो प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण होता है वो कैसे होता है, किस घटना के कारण। तो जब प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो अभी 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो ये वर्ण विक्षेपण कब हो रही है, जब प्रकाश की किरण प्रिज्म से होकर गुजर रही है। तो किस कारण से संभव हो सकती है, तो ऑप्शन नंबर सी, प्रिज्म के कारण। चलिए
जहाँ तक संभव होता है आपको थ्योरी के साथ कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, और बाकी नॉर्मल क्वेश्चन रहा तो हम आपको ऐसा ही बताते हुए चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना का कारण है? तो इंद्रधनुष का बनना भी क्या है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है। इसमें होता है क्या? पूर्णांतिक परावर्तन भी होता है, अपवर्तन भी होता है। तो यहाँ इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना का कारण है? तो ये भी आपका हो जाएगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारा किस जंतु में लैंगिक और अलैंगिक जनन प्रजनन दोनों में होता है? मतलब लैंगिक भी होता है और अलैंगिक जनन भी होता है। तो ये ओनली होता है हाइड्रा में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। तो ये क्या होता है? अवतल लेंस का आवर्धन ये u/v होता है। ये u/v होता अवतल लेंस का आवर्धन। ऐसे तो m बराबर हम पढ़े थे v/u -v/u, लेकिन यहाँ अवतल लेंस है तो अवतल लेंस का जो आवर्धन होगा ऐसे तो होना चाहिए v/u, लेकिन आपका अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है ए u/v। चलिए देख लीजिएगा, ऐसे ऑप्शन नंबर डी ही होगा। ये इसमें हो सकता है ऑप्शन गलत हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारा एक पदार्थ को धन आवेश से आवेशित किया गया है, इस आवेश पदार्थ का द्रव्यमान होगा। क्या हो सकता है? असंत बढ़ जाता है, असंत घट जाता है, समान रहता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो ये जो धन आवेश को आवेशित किया जाता है तो असंत ये घट जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ओम का नियम। ओम से रिलेटेड है, ओम के नियम से रिलेटेड है। ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है? तो आपको जितना बार नियम समझाएं उसमें हम बताए थे नियत तापमान पर। नियत तापमान पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा चालक के दो सिरों के बीच के विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। और अगर यहाँ समानुपात को हटाते हैं तो कांस्टेंट आर आता है, भी बराबर आर आई। इसको अरेंज करके लिखते हैं भी बराबर आई आर। मतलब सारा व्याख्या हम आपको लैंग्वेज में ही कर दिए। तो यहाँ किस नियत तापमान पर, तो यहाँ कांस्टेंट कौन रह रहा है? तापमान। तो यहाँ पूछ रहा है कि ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है, मतलब कांस्टेंट रहता है, तो तापमान। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको डिस्कशन अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को भी शेयर कर दें, ताकि जो भी एग्जामिनर है उसे थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाए एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन लंबे विद्युत धारा वाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो इसमें चार ऑप्शन दिया है। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं तार के लंबवत होती है, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं तार के समानांतर होती है। ऑप्शन नंबर सी में चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। डी में कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र को क्षेत्र रेखाएं अरीय होती है जिनका उद्भव तार से होती है। नहीं, ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट है। चुंबकीय क्षेत्र के संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। चलिए, कारा डायनेमो कैसी धारा प्राप्त करती है? मतलब वो डायनेमो जो है कैसी धारा को रिसीव करती है, ये बात कर रही है। तो डायनेमो जो है वो दोनों प्रकार की धारा को प्राप्त करती है, प्रत्यावर्ती धारा भी करती है और दिष्टधारी। और यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एसी को डीसी में बदलता है उसे रेक्टिफायर कहते हैं, उसे रेक्टिफायर कहते हैं। एसी को जो डीसी में बदलते हैं उसे रेक्टिफायर कहते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन है कि डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती है? तो डायनेमो से दोनों प्रकार की धारा प्राप्त होती है, एसी भी और डीसी भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार है 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उसका समतुल्य प्रतिरोध। जब एक चीज़ हम बताए थे कि श्रेणी क्रम का समतुल्य प्रतिरोध अगर श्रेणी क्रम में है तो उसको डायरेक्टली आप
आर इक्वावेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 डॉट डॉट Rn तक अगर जाता है तो उसको जोड़ते जाइएगा। श्रेणी क्रम में रहेगा तब, लेकिन समानांतर क्रम में रहेगा तो आपका अपोजिट हो जाता है 1/R1 प्लस 1/R2, लेकिन यहाँ श्रेणी क्रम में है तो आपको समतुल्य प्रतिरोध निकालना बहुत आसान हो जाएगा। सबको ऐड कर दीजिए, 1 और 2 3 और 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, मतलब 6 ओम है जो कि समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। समतुल्य प्रतिरोध 6 ओम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण जिसका दृश्य क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है, क्या होता है, विस्तृत होता है, अवतल होता है, उत्तल होता है, समतल होता है, या इनमें से कौन नहीं। तो गोलीय दर्पण का ही दो पुत्र होते हैं जिसका नाम होता है अवतल और उत्तल, लेकिन कह रहा है गोलीय दर्पण जिसका दृश्य क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है वो आपका क्या होगा, उत्तल होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ब्रिक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम को लेकर के है। ब्रिक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो ये नेफ्रॉन कहते हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम पाई जाते हैं। वाह क्या मस्त क्वेश्चन है। तो एक्चुअली लार में 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जिसमें से एक एंजाइम है जिसका नाम है टाइलिन। और ये टाइलिन नामक एंजाइम के कारण ही जब रोटी खाते हैं, छुच्छे रोटी खाते हैं, तो आपको थोड़ा सा मीठापन लगता है। तो किस कारण से, तो वो टाइलिन नामक एंजाइम के कारण ही आपको मीठापन लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण कहाँ से होता है, तो ये इलियम में होता है। कहाँ होता है, इलियम में होता है। यहाँ एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो ये मुख्य गुहा से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है। मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया। नाम सुने होंगे, सेरिबेलम, सेरिब्रम और एक और हाँ क्या बोलते हैं, मेडुला ऑब्लागेंटा ना, मेडुला ऑब्लागेंटा। ये 3 पार्ट में बांटा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि कैसा होता है, तो नालिका विहीन होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगर हंस की दीपिकाएं पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, तो लैंगर हंस की दीपिकाएं जो होती है अग्नाशय में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है पुरुष में यौवनारंभ के लक्षण हैं। पुरुषों में यौवनारंभ के लक्षण हैं, तो ये होता है दाढ़ी एवं मूछ का उगना। अच्छा, ये तो पुरुष में होता ही होता है। कंठ का फूटना, ये भी पुरुष में होती है। मांसपेशियों में उभार आना, ये भी होती है। इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधे का फिनोटॉपिक अनुपात होती है, तो ये होता है 9:3:3:1। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए इसमें जो क्वेश्चन ज़्यादा हाईलाइट है, ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, हम वहाँ थोड़ा सा डिपली बता देते हैं। चलिए कह रहा है स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। ये भी देखिए आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो स्त्रियों में जो होते हैं XX गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं, XX होते हैं। लेकिन पुरुष में पूछ देगा तो X और Y दोनों होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है मानव का उद्भव कहाँ होता है। अमेरिका में, अफ्रीका में, इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में। मानव का उद्भव कहाँ हुआ था, अच्छा ये क्वेश्चन है। तो ये अफ्रीका में। ये लग रहा है आर्ट्स का क्वेश्चन आ गया है। चलिए फिर भी बता देते हैं, अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है। अच्छा, पर्यावरण जो होते हैं मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है,
तो ये जो होता है 2 घटकों का बना होता है। यूरो सेकंड का संबंध है, यूरो सेकंड का संबंध किससे होता है? तो यूरो सेकंड का संबंध जो होता है वायु प्रदूषण से होता है। किससे होता है? वायु प्रदूषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं? तो ये बोलते हैं नम क्षेत्र। क्या, कौन सा क्षेत्र बोलते हैं? नम क्षेत्र, नम क्षेत्र बोलते हैं, नमी जिसमें होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क क्या है ये? तो ये पक्ष मस्तिष्क का हिस्सा होता है। पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क जो होता है ये पक्ष मस्तिष्क का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्न में कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं होती है? अनैच्छिक क्रिया नहीं है। तो बमन, बमन ये आपका अनैच्छिक क्रिया है। चबाना ये आपका अनैच्छिक क्रिया नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लार आना ये भी अनैच्छिक क्रिया है। हृदय का धड़कना ये भी अनैच्छिक क्रिया है। बमन ये भी अनैच्छिक क्रिया है, लेकिन चबाना एक अनैच्छिक क्रिया नहीं है। कह रहा है अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो किस में होता है? अलैंगिक जो जनन होता है मुकुलन द्वारा होता है। अमीबा में, ईस्ट में, प्लेज्मोडियम में या लेशमानिया में। तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होता है? ईस्ट में होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होता है? ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कारा शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में, गर्भाशय में, अंडाशय में, इनमें से सभी में। तो शुक्राणु का निर्माण आपका वृषण में होता है, क्योंकि ये मेल पार्ट होती है। शुक्राणु जो है मेल स्पर्म है, तो ये आपका वृषण में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है। तो ये अंडाशय, अंडाशय नामक जो होता है फल होती है, और वही फल के रूप में परावर्तन होता है, बदलता है। कह रहा है लिंगा गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पुरुष और स्त्रियों दोनों में होता है। अच्छा, कितने जोड़ी होता है गुणसूत्रों की संख्या मनुष्य में? तो ये 23 जोड़ी, बोले तो 46 गुणसूत्र होते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मानव शरीर के किसी समान कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म हैं? अभी जस्ट हम बताए थे 23 जोड़ा, और ऐसी रहेगा तो 46 रहेगा, 46। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सी समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? जैव निम्नीकरण पदार्थ है। तो घास, पुष्प, चमड़ा, मांस, लकड़ी। तो डायरेक्टली आपको ऑप्शन पर ले चलते हैं, डी नंबर। ये हो जाएगा केक, लकड़ी एवं घास। ये जैव निम्नीकरण है, मतलब ये समाप्त होने पर दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को कहते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन मतलब कि जब मिलती है तो क्या होता है? तो मिलने के बाद वो निषेचन की क्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? तो हाइड्रा में जो प्रजनन होती है वो मुकुलन द्वारा होती है। किस विधि द्वारा होता है? मुकुलन द्वारा होती है। ये सब क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। प्राग कोश में होते हैं, ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। प्राग कोश में होती है तो प्रागन होती है, प्रागकन होती है। क्या होती है? प्राग कोश में प्रागकन होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन कहाँ होता है? ये रिपीटेड क्वेश्चन देखिए हो गया है। ये ईस्ट में होता है।
द्विखंडन होता है, द्विखंडन होता है अमीबा में, पैरामीशियम में, लेशमानिया में, इनमें से सभी में जो है द्विखंडन विधि द्वारा ही है जो कि एक नया जनरेशन का निर्माण करते हैं। पूछा जाता है एक और क्वेश्चन कि अमीबा किस विधि के द्वारा अपना भोजन को ग्रहण करते हैं, तो कुटपाद के द्वारा अपना भोजन अंदर की ओर ले जाते हैं। फूलों में नर जनन अंग होता है, तो पुनकेसर या पुमंग होते हैं। फूलों में नर जनन अंग क्या होता है, तो पुनकेसर या पुमंग होते हैं। अंडाणु निषेचित होती है, कहाँ जा कर के निषेचित होती है, तो ये फैलोपियन नलिका होती है, फैलोपियन ट्यूब होती है, वहीं जा कर के निषेचित होने के लिए वहाँ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से ये वही क्वेश्चन है, शुक्राणु बनता है तो वृषण में, ये सब क्वेश्चन तो आपको बताया गया है। आगे की ओर चलिए, पुष्पों में आलैंगिक जनन किसके द्वारा होती है, आलैंगिक जनन किसके द्वारा होती है, तो फूलों के द्वारा होती है। आगे, निम्नांकित में कौन सी एक लिंगी पादप का उदाहरण है, तो एक लिंगी पादप का उदाहरण क्या हो जाएगा, पपीता हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, ये तो बता दिए थे ना, पपीता होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59, ये निम्न में कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अच्छा, मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, कौन सा नहीं है, तो अंडाशय मादा जनन तंत्र का भाग है, ये है। गर्भाशय भी है, और आपका डिम्ब वाहिनी भी है। तो कौन नहीं होगा, शुक्रवाहिका नहीं होगा, ये आपका मेल जनन भाग है, मेल जनन भाग है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन उभयलिंगी जंतु है, उभयलिंगी जंतु है, तो उभयलिंगी जंतु कौन सा हो जाएगा, ये केचुआ हो जाएगा। केचुआ जो है पानी में भी रह सकता है, जमीन पर भी रह सकता है, इसीलिए इसको उभयलिंगी नाम पड़ता है। चलिए, पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है, तो पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है, ये अंडाशय बनता है। पुष्प का अंडाशय भाग जो होती है वो फल के रूप में परावर्तित होती है। पुष्प में कौन सा भाग पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है, कौन सा भाग, तो ये पुंकेसर बनता है। कौन सा भाग, पुंकेसर जो है कि परागकण बनता है। निम्न में कौन उभयलिंगी जंतु है, फिर से यही क्वेश्चन है, केचुआ। चलिए रिपीटेड क्वेश्चन है, आगे है, निम्न में कौन एक लिंगी पुष्प है, फिर वही क्वेश्चन है, पपीता। अरे भाई ये सब तो क्वेश्चन हो चुका है ना। चलिए देखते हैं, जो क्वेश्चन हो गया उसको जो है फास्ट करके निकलते हैं। एक लिंगी, तो पपीता, अमीबा में अलैंगिक जनन विधि, अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होती है, तो अमीबा में किस विधि के द्वारा होती है, ये मुकुलन विखंडन सब के द्वारा होता है, बीजाणु जनन इनमें से सभी हो जाएगा। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, ये अभी जस्ट बताए थे, अंडाशय। निम्न में कौन उभयलिंगी है, तो केचुआ। हाइड्रा में क्या पाया जाता है, तो हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है, स्पर्शक पाया जाता है। निम्न में कौन पुनरुत्थान का उदाहरण है, तो ये हाइड्रा है। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, पुष्पों में पाए जाते हैं, पुष्प में पाए जाते हैं। इनमें कौन अलैंगिक जनन विधि है, अलैंगिक जनन की विधि है, तो ये इसमें विखंडन, मुकुलन, द्विखंडन सभी में हो जाता है। अलैंगिक जनन ये सब में होता है, मुकुलन में भी होता है, विखंडन और द्विखंडन सब क्या होता है, अलैंगिक जनन है। कौन सा विलक्षण वंशागत नहीं है, वंशागत मतलब कि कौन सा जो है बीमारी वंशागत नहीं है, तो ये जो होता है आँख का रोग, ये जो जेनेटिक डिजीज नहीं है, ये जेनेटिक डिजीज नहीं है। कौन, आँख का रोग। देखो यहाँ से क्वेश्चन फिर आपके एग्जाम के लिए ठीक ठाक क्वेश्चन है। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होगा, तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, उदासीन होते हैं। कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं, तो कौन सा हो जाएगा, C2H4, कार्बन के दोगुना से 2 अधिक। ये देखो कार्बन के दोगुना से 2 अधिक है, ये कार्बन के दोगुना से 2 अधिक है हाइड्रोजन, और इसमें कार्बन के दोगुना से भी बहुत ज़्यादा अधिक है, ये कार्बन के दोगुना है, तो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील यही होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? तो हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच ओनली सिंगल बॉन्ड बनते हैं, सिंगल बॉन्ड। इसको पाई बॉन्ड के भी नाम से जाना जाता है। नहीं, सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड को पाई बॉन्ड बोलते हैं। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है, मतलब विद्युत ऊर्जा को, मतलब उसको यूज करने के लिए जो हम लोग बिजली आपूर्ति को यूज करते हैं तो उसको किस प्रकार से मापते हैं? तो यूनिट में मापते हैं। किस में मापते हैं? एक यूनिट बराबर आप जानते होंगे 3.6 × 10⁻⁶ जूल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन स्थल निम्नलिखित में कौन सा है? मतलब कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का जो पाचन होता है कहाँ होती है? आज ही हम पढ़ाए थे इस टॉपिक को कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का जो पाचन होती है वो छोटी आंत में होती है। कहाँ होती है? छोटी आंत में होती है। हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? कौन सा करता है? तो ये आपका इंसुलिन करता है। इंसुलिन हार्मोन कौन क्रिएट करता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन करता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट नंबर 79। किस विद्युत धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा सहायक होता है? अच्छा, दक्षिण हस्त अंगूठा नियम हो, फ्लेमिंग का वाम हस्त है, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त है, या इनमें से सभी है? तो ये किसी भी धारावाही चालक पर तार जो होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को जो निर्धारित करता है दोनों होता है, दक्षिण हस्त नियम और वाम, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम अनुसार दोनों के। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। लास्ट क्वेश्चन है आपके इस सेट का, जिसमें से क्वेश्चन आपका दिया है ग्लूकोज का विखंडन पायरुवेट में होता है, यह प्रक्रम संपन्न होती है कहाँ होती है? केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव्य में, या हरित लवक में? ये होती है कोशिका द्रव्य में। हरित लवक में क्या पाया जाता है? हरित लवक में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल के मौजूद में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव होती है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।